Bismillahirrahmanirrahim. Institute of Southern Punjab, Multan, Department of Psychology. The subject is mathematics. Myself, Miss Maria Batul. This lecture is for the class of BS Psychology, semester 2nd, and this is the lecture number 2 for mathematics. There are types and some common examples for functions, the main and range of a function, one function, then its own two type, and bijective function, and I already have given the example of each type of a function. So here are the examples and definitions of functions. और यहाँ पे हमारे पास कुछ further types of functions की explicit function of a type. Explicit function, like this is the example of an explicit function, y is equal to plus minus square root of cubic root of 1 minus x. This is an explicit function. Mean explicit function is a type of function जिसमें हम वेरिएबल्स को सेपरेट नहीं कर सकते, एक्सप्लिसिट फॉर्म में नहीं लिख सकते. y और x जो हैं वो मर्ज्ड फॉर्म में होते हैं और उनको हम अलग-अलग नहीं कर सकते. The implicit form of a function, this is an example for implicit function. इम्प्लिसिट फॉर्म ऑफ अ फंक्शन जिसमें एक्स और वाई जो है वो दोनों एक साइड पे होते हैं और उनको हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते. सो एक्सप्लिसिट फॉर्म में हम एक्स एंड वाई को सेपरेट कर सकते हैं, इम्प्लिसिट में दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते. सो दीज आर सम बेसिक डेफिनेशंस फॉर फंक्शंस. और इसके अलावा कुछ डेफिनेशंस जो थी हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी लास्ट वीक. एंड नेक्स्ट वी हैव अ टॉपिक फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन फंक्शंस. फंक्शंस पे अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है वो कैसे हम यूटिलाइज करते हैं. First of all, let's suppose we have two functions f and g with any domain a and range set b. So if we have to find the sum of these two functions, तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, f plus g into x. x is any element from its domain, और जो डोमेन का एलिमेंट है वो सेपरेटली x पे अप्लाई, फंक्शन f पे पहले अप्लाई होगा, देन सेकेंडली उसको जो है सेकेंड फंक्शन g पे अप्लाई करेंगे. द इंटरसेक्शन ऑफ द डोमेन्स ऑफ f and g मीन यहाँ पे f ऑफ x प्लस g ऑफ x की जो डोमेन होगी वो फंक्शन f और फंक्शन g का इंटरसेक्शन होगा. उन दोनों फंक्शंस का इंटरसेक्शन लेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो इस समेशन वाले फंक्शन की डोमेन होगी. देन नेक्स्ट इज द डिफरेंस. सिमिलरली जहाँ पे एडिशन का सिंबल है वहाँ पे आप डिफरेंस पुट कर देंगे f ऑफ x माइनस g ऑफ x, और इसमें भी जो नया फंक्शन होगा वो f एंड g फंक्शन की जो डोमेन्स हैं उनका इंटरसेक्शन होगा. देन देयर प्रोडक्ट मीन उनकी मल्टीप्लिकेशन. इसमें भी आप f ऑफ x अप्लाई करेंगे, फिर g ऑफ x, और उन दोनों को अलग-अलग मल्टीप्लाई कर देंगे. द इंटरसेक्शन ऑफ द डोमेन ऑफ f एंड g. इस केस में भी जो डोमेन है वो f एंड g का इंटरसेक्शन होंगे. देन कोशेंट या डिवीजन, f डिवाइडेड बाई g इज इक्वल टू f ऑफ x डिवाइडेड बाई g ऑफ x, and the domain is the intersection of domain of f and g with the point where g of x is not equal to 0. ठीक है, यहाँ पे कंडीशन ये है क्वेश्चन में जस्ट कि जो डिनोमिनेटर है उसमें g ऑफ x जो है वो इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये अनडिवाइंड हो जाएगा. तो आपने g ऑफ x की वो वाली डोमेन जिसमें x इज इक्वल टू 0 आता है, g ऑफ x इज इक्वल टू 0 आता है, उसको एक्सक्लूड करके बाकी सारी डोमेन इसमें इंक्लूड कर सकते हैं. ठीक है, मतलब f ऑफ x एंड g ऑफ x की जो डोमेन है उसका इंटरसेक्शन लें, और अगर उनके इंटरसेक्शन में 0 आंसर आता है तो 0 को हम निकाल के बाकी सारी वैल्यूज़ को इसमें एड अप कर देंगे. देन नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस. इसकी जो डिटेल्स थी वो मैंने लास्ट लेक्चर में बताई थी. f ऑफ g इंटू एक्स इस तरह से लिखते हैं, एंड इसको कंप्यूट कैसे करते हैं, पहले g ऑफ x फंक्शन को कैलकुलेट करते हैं, देन उसका जो आंसर होता है उसको फंक्शन f अप्लाई कर देते हैं, एंड दिस इज द कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस f एंड g. फर्दर इज द क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस. नेक्स्ट वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन जो है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. So this is the definition for inverse function. Inverse of a function if the function f and g satisfy two conditions, f of g of x is equal to x for all x belongs to domain of g, and g of f is equal to x for all x belongs to domain of f, then f and g are said to be inverse functions. Mean आप पहले f of g of x फाइंड करें, फिर g of x फाइंड करें, और दोनों का आंसर जो है वो सेम आए x, तो फिर दोनों फंक्शन जो है वो एक दूसरे के हमारे पास इन्वर्स फंक्शंस होते हैं. तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं f ब्रैकेट f इन्वर्स ऑफ x. f को उसी के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आंसर जस्ट ये नंबर x बच जाएगा. द रेंज ऑफ f इन्वर्स इज इक्वल टू डोमेन ऑफ f, एंड डोमेन ऑफ f इन्वर्स इज इक्वल टू रेंज. मीन जो फंक्शन f की डोमेन है वो f इन्वर्स फंक्शन की रेंज है, और जो f इन्वर्स फंक्शन की रेंज डोमेन है वो फंक्शन f की रेंज है.
Okay, here is the topic of our lecture, main topic, limits. लिमिट्स हम क्या कहते हैं इसमें? डेवलपमेंट ऑफ कैलकुलस वाज स्टिमुलेटेड बाय टू ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स, फाइंडिंग द एरिया ऑफ प्लेन्स रीजन्स एंड फाइंडिंग टेंजेंट लाइंस ऑन कर्व्स. बोथ दीज प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स. ओके, अब इसमें हमारे पास लेट्स सपोज हम फंक्शंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. हमने कोई भी फंक्शन पढ़ लिया और हमने देखना है कि उसमें जो फंक्शन के अंदर जो हमने वेरिएबल यूज़ किया हुआ है एक्स, अगर उसकी वैल्यूज़ हम इंक्रीज करते जाते हैं तो जो फंक्शन है उसका बिहेवियर क्या है, मतलब वो उसकी क्या लिमिट आती है. अब लेट्स सपोज अगर एक्स जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो एफ ऑफ एक्स का आंसर क्या आता है, हमने उसकी लिमिट का आंसर चेक करना होता है. ओके, नोटेशन वन साइडेड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स. वन साइडेड लिमिट जो है उसको आप इस तरह से लिखते हैं, जो उसकी लिमिटिंग वैल्यू है उसके साथ इस तरह से माइनस का सिंबल लिखते हैं. एंड जो इसमें ये लेफ्ट हैंडेड लिमिट है जिसके साथ माइनस लिखते हैं, और जिसके साथ पॉजिटिव सिंबल आता है वो राइट हैंडेड लिमिट होती है. लिमिट एक्स अप्रोच टू एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स एंड लिमिट एक्स अप्रोच टू एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स. द लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेज टू एक्स नॉट फ्रॉम द लेफ्ट साइड. ये वाली जो लिमिट है जिसमें नेगेटिव है उसमें हम कहते हैं कि ये लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रही है, और जिसमें प्लस सिंबल है वो राइट साइड से अप्रोच कर रही है. ठीक है, एज एक्स अप्रोचेज टू एक्स नॉट फ्रॉम लेफ्ट साइड और इफ एक्स अप्रोचेज टू एक्स नॉट फ्रॉम राइट साइड. टू साइडेड लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स नॉट. अब अगर हमारे पास किसी फंक्शन की बोथ लिमिट्स एग्जिस्ट करती हैं लेफ्ट हैंड लिमिट ऑल्सो द राइट हैंड लिमिट, देन हम कहते हैं कि फंक्शन की जो लिमिट है वो इसके इक्वल है. मेन की फंक्शन की जो लिमिट है वो एक्स अप्रोच टू एक्स नॉट. अब इसके साथ कोई सिंबल नहीं लिखेंगे, इसमें ये वैल्यू जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के इक्वल आती है. ठीक है, ये दोनों लिमिट्स एग्जिस्ट करती हैं और उनका आंसर जो है उसको हम इस तरह से लिखते हैं. द लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेज टू एक्स नॉट एफ लिमिट्स एट इन्फिनिटी एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी और एक्स अप्रोच टू माइनस इन्फिनिटी. इसको इस तरह से लिखते हैं. कंप्यूटेशनल टेक्निक्स क्या है लिमिट्स फाइंड आउट करने की? फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, लेट्स सपोज के इज एनी कांस्टेंट एंड वी हैव टू फाइंड द लिमिट फॉर दिस कांस्टेंट. तो कांस्टेंट की लिमिट जो है अगेन वही कांस्टेंट होता है एज एक्स अप्रोचेज टू एनी नंबर एक्स नॉट, देन के विल बी के. आफ्टर एक्स नॉट नंबर ऑफ टाइम्स द कांस्टेंट विल रिमेन सेम. सो लिमिट ऑफ एनी कांस्टेंट इज दैट कांस्टेंट. और इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है जिसके साथ प्लस सिंबल लिखा है वो भी के ही आएगी, और राइट हैंड लिमिट भी के ही आती है. नेक्स्ट, एक्स अप्रोच टू एक्स नॉट. एक्स नॉट यहाँ पे कोई रियल नंबर है और यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी ये बता रहे हैं कि ये पॉजिटिव नंबर्स की तरफ इंक्रीज कर रही है, और एक्स अप्रोच टू नेगेटिव इन्फिनिटी ये बता रहे हैं कि ये नेगेटिव नंबर्स की तरफ बढ़ती जा रही है इसकी वैल्यू, या इसकी वैल्यूज डिक्रीज हो रही हैं. तो यहाँ पे हमारे पास लेट्स सपोज एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट. तो इसमें हमारे पास जहाँ पे एक्स नॉट को अप्रोच कर रहा है तो एक्स जो है वो एक्स नॉट के इक्वल आ जाएगा. मतलब जैसे जैसे एक्स की वैल्यूज एक्स नॉट की तरफ जा रही हैं ये एक्स जो है वो एक्स नॉट के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पे जैसे जैसे एक्स प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा ये एक्स जो है वो इन्फिनिटी के इक्वल आ जाएगा, प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ पे ये माइनस इन्फिनिटी के. एंड द थर्ड रूल, एक्स अप्रोच टू जीरो फ्रॉम लेफ्ट साइड from right side, then the limit of the function 1 over x will be plus infinity, and the limit of the function left hand limit of the function 1 over x will be minus infinity, and these both limits is equal to 0 आ जाएंगे. ओके, हमें पता है कि 1 over infinity जो है हमेशा इक्वल टू 0 होता है, तो इस केस में हमारे पास यहाँ पे आंसर 0 है. अगेन सम ऑफ द लिमिट्स, लिमिट एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एफ ऑफ एक्स प्लस, यहाँ पे लिमिट्स जो हैं पहले दोनों फंक्शंस को सम अप किया होगा, देन उनकी लिमिट फाइंड की है, और इस राइट हैंड साइड पे पहले दोनों फंक्शंस की रेदर एज लिमिट्स फाइंड आउट की हैं एंड देन उनको सम अप किया होगा. ओके, सेम रूल गोज फॉर द सब्ट्रैक्शन एंड सेम रूल गोज फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड द सेम रूल गोज फॉर क्वेश्चन ऑफ टू फंक्शंस. Here is the nth root of any function. अगर हमारे पास nth root की फॉर्म में कोई फंक्शन है और हमने इसकी लिमिट फाइंड करनी है तो लिमिट सिमिलरली स्क्वायर रूट के अंदर लिमिट अप्लाई कर देंगे और इसका nth रूट फाइंड कर लेंगे. एंड अगर हमारे पास पावर की फॉर्म में है n और हमने लिमिट अप्लाई करनी है तो लिमिट फंक्शन पर सिंपली अप्लाई करके फिर उसकी पावर n ले लेंगे. और यहाँ पे हमारे पास एक रिजल्ट है x की पावर n, तो ये लिमिट आ जाएगी लिमिट एक्स की पावर n एज एक्स अप्रोचेज टू प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी. आंसर जो है वो प्लस इन्फिनिटी आएगा. ये हमारे पास रूल्स है कुछ. ओके, नेक्स्ट रूल इज एक्स अप्रोचेज टू प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, ए नॉट
प्लस a1 प्लस a2 अप टू सो ऑन an-1 xn-1। तो ये हमारे पास इसका आंसर जो है वो आएगा an(xn). ओके, एंड अगर इस फॉर्म में हो तो an(xn) डिवाइडेड बाई bn(xn). मतलब इन वैल्यूज़ को देख के हमने एस्टिमेट लगा लिया कि इसकी nth वैल्यू क्या होगी। nth वैल्यू an(xn) होगी और डिनोमिनेटर में bn(xn) होगी। So here is the theorem called squeezing theorem. Let f, g and h be function। हमारे पास तीन functions given है f, g and h functions with g of x is less than or equal to f of x and f of x is less than or equal to h of x for all x in some open interval containing the points। मतलब open interval ये जो x की values हैं वो किसी real line के सबसेट में से हमने चूज़ की हैं। If limit x approaches to a, g of x is equal to limit x approaches to a, h of x is equal to l। मतलब अगर इन दोनों फंक्शंस की लिमिट l है तो फिर उन्होंने कहा फंक्शन f जो है जो तीसरा फंक्शन है जो मिड में है उसकी सीक्वेंस भी इसी फंक्शन की इक्वल होगी। ठीक है, g of x सबसे स्मॉलेस्ट फंक्शन है, h of x इज द लार्जेस्ट वन एंड द मिडल वन इज f of x। और हमें लार्जेस्ट फंक्शन की लिमिट पता है और स्मॉलेस्ट फंक्शन की, तो जो अगर दोनों की लिमिट सेम है तो फिर मिडल वन जो फंक्शन है उसकी लिमिट भी वही होती है। जैसे यहाँ भी उन्होंने दिया हुआ है लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन x ओवर x जो है वो 1 के इक्वल होती है ये लिमिट, और लिमिट x अप्रोच टू 0 1 माइनस कोज ऑफ x डिवाइडेड बाई x जो है वो 0 के इक्वल होता है। तो लिमिट x अप्रोचेज टू 0 टेंजेंट x ओवर x जो है वो भी 1 के इक्वल होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कॉन्टीन्यूटी का। हम लिमिट से ही कॉन्टीन्यूटी का कॉन्सेप्ट लेते हैं। कॉन्टीन्यूटी में हम ये कहते हैं कोई ऐसा फंक्शन जिसकी लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल नहीं आती, उनकी वैल्यूज़ इक्वल नहीं आती, तो वो डिसकॉन्टीन्यूस फंक्शन होता है, वो कॉन्टीन्यूस नहीं होता। कॉन्टीन्यूटी जो है हमारे पास बहुत सारी चीज़ों में एग्जिस्ट नहीं करती। यहाँ पे हमारे पास फंक्शन, यहाँ पे जो हम डेफिनेशन कॉन्टीन्यूटी के पढ़ेंगे वो इन टर्म ऑफ लिमिट्स पढ़ेंगे। अ फंक्शन is said to be continuous at a point c if the following conditions are satisfied: f of c is defined, limit x approaches to f of x is exist, लिमिट x अप्रोच टू c f of x इज इक्वल टू f of c। अब हमारे पास तीन कंडीशंस हैं फंक्शन के कॉन्टीन्यूस होने के लिए। सबसे पहले तो फंक्शन f हमारे पास एक c जो है वो कोई पॉइंट हमने चूज़ कर लिया और उसको फंक्शन में पुट कर दिया, तो इसका कोई ना कोई आंसर आना चाहिए, डिफाइंड होनी चाहिए वैल्यू। दूसरा x अप्रोच टू c करें f of x, तो ये एग्जिस्ट करनी चाहिए लिमिट, इसका कोई ना कोई आंसर निकलना चाहिए। तीसरा इस लिमिट का जो आंसर है वो f of c के इक्वल आना चाहिए, मतलब फंक्शन के अंदर जब आप c पुट करते हैं तो वो एग्जैक्टली इस लिमिट के इक्वल आना चाहिए, तब हम कहेंगे कि फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस है एट पॉइंट c। Here is an example for this definition. F of x is equal to x square minus x minus 1 is a given function, or they said this function is a continuous function. We have to prove that this function is continuous or not. We have to show that f of x is equal to x square minus 4 over x minus 2 is not continuous function at x is equal to। अब इस फंक्शन को प्रूव करने के लिए पहले उन्होंने एक डिसकंटिन्यूस फंक्शन दिए, ये फंक्शन जो है कॉन्टीन्यूस नहीं है एट x इज इक्वल टू 2। देखें इसके डिनोमिनेटर में x माइनस 2 है, तो अगर आप इसमें x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे इस पूरे फंक्शन में तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। जिस फंक्शन के डिनोमिनेटर में 0 होता है वो तो अनडिफाइंड फंक्शन आता है, वो इन्फिनिटी दे देता है, तो वो फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस नहीं होगा। सिमिलरली उन्होंने कहा है कि अगर इस फंक्शन की डोमेन में से मैं सिर्फ x इज इक्वल टू 2 निकाल देती हूँ, फिर ये कॉन्टीन्यूस हो जाता है। ठीक है, एंड f of x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 2 इज़ नॉट अ कॉन्टीन्यूस फंक्शन बिकॉज फंक्शन की लिमिट जो है वो 2 के इक्वल नहीं आती है। अ फंक्शन f इज सेड टू बी कॉन्टीन्यूस फ्रॉम द लेफ्ट एट अ पॉइंट c इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अगेन वही f of c इज डिफाइंड, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और वो एग्जैक्टली उस फंक्शन के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड के लिए भी वही, ये उन्होंने जस्ट जनरल डेफिनेशन बताई थी किसी भी फंक्शन के कॉन्टीन्यूस। ये लेफ्ट हैंड कॉन्टीन्यूटी की ये तीन कंडीशन है। लेफ्ट हैंड कॉन्टीन्यूटी के लिए मैंने आपको बताया था कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए उन्होंने नेगेटिव का सिंबल यूज़ किया हुआ। A function f is said to be continuous from the right. Similarly अगर वो राइट हैंडेड उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो f of c के इक्वल आता है तो फिर वो लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड कॉन्टीन्यूस फंक्शन होगा, और उसके लिए ये तीन कंडीशंस हैं। राइट हैंडेड है तो c के साथ पॉजिटिव सिंबल यूज़ करेंगे। अ फंक्शन इज सेड टू बी continuous on a closed interval if the following conditions are satisfied।
अब फंक्शन कॉन्टीन्यूस तब होगा अगर f इज़ कॉन्टीन्यूस ऑन ओपन इंटरवल ए बी, f इज़ कॉन्टीन्यूस फ्रॉम द राइट एट c, f इज़ कॉन्टीन्यूस फ्रॉम द लेफ्ट एट c। लेफ्ट हैंड कॉन्टीन्यूस भी होना चाहिए, राइट हैंड कॉन्टीन्यूस भी होना चाहिए, और ये वाला जो इंटरवल है इसके ओपन इंटरवल पे ये कॉन्टीन्यूस भी होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि ये फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस है। तो if function is not continuous at least one point of this open interval, then the function is said to be discontinuous। एटलीस्ट कोई एक भी पॉइंट हमें इस सेट में से ऐसा मिल गया जिस पे फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस नहीं है, तो हम कहेंगे कि वो इस पूरे इंटरवल पे डिसकंटिन्यूस फंक्शन है।